दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आपका सभी का स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपको लेकर चलूं बांग्लादेश से आई एक छोटी सी सुकून वाली खबर की ओर, मैं आपको बता दूं, लंबे समय से आरोपित और लंबे समय से प्रतीक्षित विनेश फोगाट आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। दोस्तों, जिस दिन से विनेश फोगाट ने दिल्ली में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया था, उस दिन से लेकर पेरिस की नौटंकी तक हर कदम विनेश फोगाट का ये बता रहा था कि उनका असली मकसद राजनीति है और कोई न कोई राजनीतिक दल उनको राजनीति में स्थापित करने से पहले एक राजनीतिक मंच उपलब्ध करवा रहा है। दोस्तों, जिस समय आरोप लगाए गए थे तब भी बहुत सारी कहानियां मार्केट में प्रचलित थीं। चूंकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे, इसलिए एक और ये उम्मीद थी कि वो भाजपा के सांसद हैं तो वो दबाव में आएंगे, और चूंकि एक महिला आरोप लगा रही है, मीडिया की सुरक्षा मिलेगी और बाद में वो राजनीति में आएगी तो उसे राजनीति में पहले से ही तैयार मंच मिलेगा। दूसरी ओर इन आरोपों के पीछे हरियाणा का एक नेता भी था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कुश्ती संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता था और वो भी इस पूरे खेल को खेल रहा था। ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि एक निश्चित रूप से बाहुबली की हो सकती है, लेकिन वो इस तरीके के व्यक्ति नहीं है और ना उन पर कभी इस तरीके के आरोप लगे हैं। विनेश फोगाट पेरिस के लिए जाने के योग्य भी नहीं थी और वो अपने से एक बहुत कम वजन की और बहुत कम उम्र की लड़की को पराजित होकर दबाव की राजनीति के चलते पेरिस का टिकट उनको मिला था। पेरिस में जाकर भी उन्होंने बहुत नौटंकी की थी और पेरिस में जाकर भी उन्होंने कभी मेरे इन घर वालों को लाओ, कभी मेरे इन परिवार वालों को लाओ, मेरे इन खानदानियों को बुलाओ, मैं इनके सामने अच्छा खेल सकती हूँ। वो सारे कदम ये बता रहे थे कि पदक जीतना, कुश्ती जीतना विनेश फोगाट का लक्ष्य कभी भी नहीं था। वो सिर्फ सुर्खियों में रहना था, जो कि उसको अंततः राजनीति करनी थी। आज ये बात सिद्ध भी हो गई। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि खेल संघों को ओलंपिक संघ या और दुनिया भर की प्रतियोगिताओं के नाम पर बहुत सारी करोड़ों रुपए की मदद मिलती है, उसकी बंदरबाट होती है। इसलिए लोगों की निगाह ब्रजभूषण शरण सिंह के पद पर थी और वो किसी भी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। दोस्तों, काफ़ी लोगों को विनेश फोगाट से इसलिए सहानुभूति थी कि वो जाट समुदाय से आती हैं। उनको लगता था कि जाट समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो नेता हरियाणा का संभावित रूप से बताया जाता है कि वो भी इस विनेश फोगाट के पीछे था, उसने भी हरियाणा के बस उन जाट नेताओं को उभरने का मौका दिया जो उसके अखाड़े से संबंध रखते थे। बाकी जाट खिलाड़ियों को उभरने का मौका उस नेता ने नहीं दिया। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने, चाहे पंजाब का जाट हो, चाहे गुजरात का जाट हो, चाहे राजस्थान का जाट हो, चाहे यूपी का जाट हो या देश का कोई भी कुश्ती खिलाड़ी हो, उसको अपना हुनर दिखाने का एक मंच उपलब्ध कराया, उसको अपनी योग्यता साबित करने के लिए एक मौका दिया। और इसी बात से लेकर हरियाणा के कुछ पहलवान और हरियाणा का वो नेता नाराज था जो किसी भी कीमत पर ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाना चाहता था। उनकी छवि बाहुबली की हो सकती है, लेकिन मीडिया में भी हो सकती है, लेकिन वो अपने क्षेत्र में इस बात के लिए जाने जाते हैं कि 24 घंटे कोई गरीब से गरीब और छोटे से छोटा आदमी भी उनके घर पर जाकर दस्तक दे सकता है। हाँ, धमकाने की उनकी आदत ने उन पर बाहुबली का लेवल लगा दिया है। फिलहाल आज हम इस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि विनेश फोगाट ने जिस दिन आरोप लगाए थे, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था और मैंने फेसबुक पर भी लगातार लिखा था, जिस दिन दिल्ली में आरोप लगाए थे उस दिन से लेकर पेरिस की नौटंकी तक विनेश फोगाट का लक्ष्य राजनीति और सिर्फ राजनीति थी। फिलहाल विनेश फोगाट को भी राजनीति करने का अधिकार है और लोगों की तरह विनेश फोगाट को एक अच्छे राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं।
दोस्तों लेके चल रहा हूँ आपको हरियाणा की ओर, वो हरियाणा नहीं सॉरी बांग्लादेश की ओर, जहाँ से एक छोटी सी सुकून भरी खबर आई है। हालांकि वो बहुत बड़ी नहीं है। अभी भी पश्चिम बंगाल की स्थिति खराब है। पंपों पर तेल नहीं है, घरों में बिजली नहीं है, मार्केट लगभग बंद है, बाजार कल कारखाने लगभग बंद है, ऑफिस बंद है, यहाँ तक कि बैंक भी प्रॉपरली खुलकर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को कैश की भी किल्लत है। और बांग्लादेश के दूर दराज के इलाकों में अभी भी छुटपुट हिंसा, लूटपाट ये सब जारी है। लेकिन सुकून भरी खबर छोटी सी आई है बांग्लादेश के ही दूर दराज के इलाकों से। दोस्तों जब मैं बांग्लादेश की सोशल मीडिया को देखता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ अभी भी काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी निष्ठा शेख हसीना के प्रति और इनके परिवार के प्रति है, और जिनका ये मानना है कि यही लोग बांग्लादेश को बचा सकते हैं। फिलहाल जो खबर आई है बांग्लादेश का, चूँकि दूर दराज के इलाकों में आज भी काफ़ी इलाका ऐसा है जो अवामी लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन ये लोग अभी तक चूँकि सुरक्षा बल गुंडों के साथ थे, आतंकवादियों के साथ थे, लुटेरों के साथ थे, घरों में दुबके थे। अब जब इनके भी घरों, दुकानों को, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को, होटलों को आग लगाई गई है, तो इन्होंने भी सड़क पर उतरने का फैसला करा है और जगह जगह ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल एक जगह से अच्छी खबर ये आई कि वो हिंदू समुदाय पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के बड़ी संख्या में, अवामी लीग के बड़ी संख्या में मुस्लिम कार्यकर्ता भगवा कुर्ता पहनकर सड़क पर उतरे और उन्होंने हिंदू समुदाय की सुरक्षा की मांग की। निश्चित रूप से ये एक छोटी लेकिन अच्छी खबर है। अवामी लीग के ऐसे साहसी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाना चाहिए, उनके साहस को नमन किया जाना चाहिए। दोस्तों बांग्लादेश में फिलहाल बांग्लादेश के हिंदू और बांग्लादेश के अवामी लीग के मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता लाचार हैं, उनका सब कुछ लूट गया है, सब कुछ उनका बर्बाद हो गया है। भारत सरकार को किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, चाहे वो अनऑफिशियल है चाहे वो ऑफिशियल है, मदद के प्रयास करने चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ और जैसी रिपोर्ट्स हैं, भारत सरकार अपने स्तर पर काफ़ी कुछ कर भी रही है। लेकिन इसी दौरान बांग्लादेश के वो बूढ़े 84 वर्षीय प्रधानमंत्री जिनके मुंह में दांत नहीं है और पेट में हाथ नहीं है, वो जब तब भारत के उस प्रधानमंत्री को आंखें दिखाने का प्रयास करते हैं जिसको आंखें दिखाने से अमेरिका भी परहेज करता है। उन्होंने कई बार कहा है कि भारत शेख हसीना को लेकर अपना रवैया बदले, बांग्लादेश को लेकर अपना रवैया बदले। उन्हें शेख हसीना को भारत को छोड़ देना ही होगा, उन्हें अंततः शेख हसीना को सौंपना होगा और ये सोचना होगा कि बांग्लादेश शेख हसीना से नहीं है, ये सोचना छोड़ना होगा कि बांग्लादेश को शेख हसीना ही संभाल सकती है। उनका सारा जोर इस बात पर है कि फ़िलहाल चूँकि बांग्लादेश में 70, 80, 90 मुकदमे उन पर ऊपर लाद दिए गए हैं, तो वो सुषमा कि वो भारत पर दबाव डालकर शेख हसीना को अपने कब्जे में ले लें। मैं उन मोहम्मद यूनुस और उनके वो नाहिद इस्लाम और आसिफ इकबाल, वो जो कुछ गुंडे छात्र नेता हैं जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पाले हुए लोग हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भारत में कांग्रेस की डरपोक और गद्दार सरकार नहीं है जो अपने देश से भी गद्दारी करे, अपने दोस्तों से भी गद्दारी करे। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारत को धमकी में लेने का प्रयास मत करना। भारत शेख हसीना को तब तक रखेगा जब तक ऐसा करना जरूरी होगा, जब तक शेख हसीना की सुरक्षा के लिए यह जरूरी होगा और जब तक भारत अपने हितों के लिहाज से उचित समझेगा। इसलिए मोहम्मद यूनुस, आप भारत की ओर आंखें मत दिखाओ, बांग्लादेश को संविधान के रास्ते पे लाओ, कानून के रास्ते पे लाओ, वहाँ की कानून व्यवस्था को सुधारो और बांग्लादेश के हिंदुओं को और बांग्लादेश के मुसलमानों को या तमाम नागरिकों को, चाहे वो बौद्ध हैं चाहे वो ईसाई हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करो। दोस्तों आज की बात यहीं तक, कल फिर मिलेंगे किसी विषय पर और आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल तक के लिए आप सभी को नमस्कार।